उसने झुक करके उसे एक बार प्यार किया। उसके माथे पर बालों की जो लटे छितरा आई थीं उन्हें समेटकर पीछे किया। लगा बंटी का शरीर एकदम ठंडा हो आया है। बाहर ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अपने मन में ही डूबे डूबे उसे पता ही नहीं लगा। उसने जल्दी से बंटी को गोद में उठाकर साड़ी का पल्ला उसके चारों ओर लपेट दिया और उसे भीतर ले आई। बहुत ही धीरे से संभलकर उसने अपने पलंग पर सुला दिया, जैसे कुछ बहुत ही अमूल्य, बहुत ही कीमती हो। और तब एक अजीब सी भावना मन में आई। बंटी केवल उसका बेटा ही नहीं है, वह हथियार भी है जिससे वह अजय को टॉर्चर कर सकती है, करेगी। और जब वह खुद पलंग पे लेटी तो सबसे पहले चेहरा डॉक्टर जोशी का ही उभरा। वह चेहरा जो एक समय बार बार उभरने लगा था अपनी अनेक अनेक मुद्राओं के साथ, पर जिसको उसने बरबस ही अपने से परे हटा दिया था। इधर 4-5 महीनों से कोई पता ही नहीं। एक तो शहर के सबसे बड़ा डॉक्टर, फिर शकुन का निहायती ही सर्द और जड़ व्यवहार। आज अचानक फिर से सब कुछ याद हो आया। पिछली सर्दियों में बंटी बीमार हो गया था तो कितनी आत्मीयता और एहतियात से संभाला था उसे। केवल बंटी को ही नहीं, बुखार के बढ़ते हर पॉइंट के साथ हौसला खोती और घबराती शकुन को भी संभाला था। बीमारी के कारण ही दोनों का परिचय हुआ था। धीरे धीरे कारण हट गया, बस परिणाम बाकी रह गया। वह पति से अलग होकर रहती है, यह शायद सारा शहर जानता है। इसलिए एक बार भी बंटी के पापा के बारे में नहीं पूछा था। हाँ, अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार जरूर दे दिया था। फिर बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया था। शायद ऐसी बातें कभी शब्दों को मुहताज नहीं रहती। जब तक बंटी के समाचार जानने या कि ऐसे ही इधर से जा रहा था का सहारा लेकर आते रहे थे। चाय पानी होता था, बातचीत होती थी, पर शकुन उन सारे संकेतों के प्रति उसी उत्साह या ललक के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। और फिर शकुन की उदासी के कारण ही सब कुछ समाप्त हो गया, शायद शुरू होने से पहले ही। किशोर उम्र वाली भावुकता तो थी नहीं कि आदमी खाना सोना तक भूल जाए। बड़े नामालूम से ढंग से सब शुरू हुआ था और वैसे ही ख़त्म भी हो गया। बस एक हल्का सा अक्स उसके मन पर कहीं रह गया था। आज अनजाने ही वकील चाचा उस पर समय की धूल पोंछ गए। चेहरा उभरने के साथ ही पहली बात मन में आई, अजय के मुकाबले में जोशी कैसे हैं? और दूसरी बात आई, मीरा के मुकाबले में कैसे हैं? मीरा को उसने नहीं देखा, बस सुना है उसके बारे में। अनेक काल्पनिक चेहरे भी उभरे हैं मन में। पहले वह उन काल्पनिक चेहरों की तुलना अपने से किया करती थी, अब वह तुलना बहुत स्वाभाविक भी थी। पर जोशी और मीरा के मुकाबले की क्या तो भला, फिर भी मन है कि बार बार कुछ तौल परख कर रहा है। उसे याद है जब पहले भी जब उसने जोशी के बारे में कुछ सोचा था, अनजाने और अनचाहे ही हमेशा अजय आकर उपस्थित हो गया था। केवल अजय ही नहीं, कहीं मीरा भी आकर उपस्थित हो जाती थी। उसे साफ लगता था कि जोशी या किसी का भी चुनाव उसे करना है तो जैसे अपने लिए नहीं करना है, अजय को दिखाने के लिए करना है, मीरा की तुलना में करना है। पर जब यह भावना उठी, उसने स्वयं अपने को बहुत धिक्कारा, अपनी भर्त्सना की। क्यों नहीं वह अपने लिए जीती है, अपने को लक्ष्य बनाकर जी पाती। पर आज फिर अजय आकर खड़ा हो गया।
अनदेखी मीरा आकर खड़ी हो गई। उसने अभी अभी हस्ताक्षर करके दिए हैं, कम से कम अब तो वह इन सब से मुक्त हो जाए। उसे मुक्त होना ही है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी ही है। पर फिर मन में कहीं तैर ही गया, अजय को उसे दिखा ही देना है कि वह अगर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है तो वो भी कर सकती है। नहीं, उसे किसी को कुछ नहीं दिखाना है, जो कुछ भी करना है अपने लिए करना है। और तब उसने बरबस ही सब चेहरों को परे धकेल लिया। केवल जोशी का चेहरा देर तक आंखों के सामने टंगा रहा। अध्याय 4। आज पापा आने वाले हैं। 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस पहुंच जाने को लिखा है। मम्मी है कि पता नहीं कैसे मुंह लिए घूम रही हैं, न हंसती हैं न बोलती हैं, बस गुमसुम। इस बार वकील चाचा के जाने के बाद से ही मम्मी ऐसी हो गई हैं। वकील चाचा भी एक ही हैं, बस खुद तो बोल बोल कर ढेर कर देंगे और मम्मी बेचारी की बोलती बंद कर जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को। उसे देखना शुरू करेंगी तो देखती ही रहेंगी, ऐसे मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रही हूँ। रात को कहानी भी नहीं सुनाती, ज़्यादा कहो तो कह देती हैं सो जा, कल सुनाऊंगी। वह तो सो ही जाता है, पर मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन रात में पता नहीं कब बंटी की नींद खुल गई। देखा दूर पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। डर के मारे उससे तो चीखा तक नहीं गया था, बस सांस जैसे घुटकर रह गई थी। और वे मम्मी निकली। उसके बाद कितनी देर तक मम्मी उसे थपकाती रहीं, दिलासा देती रहीं, पर भीतर दहशत जैसे जमकर बैठ गई थी। आधी रात को ऐसे कहीं घूमा जाता होगा। चाचा जो कह गए थे गड़बड़ होने की बात, वह बिल्कुल ठीक है। जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। मम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी, पर वह क्या करे, मम्मी जब चुप चुप हो जाती हैं तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। परसों की ही तो बात है, पापा की चिट्ठी आई थी। लिफाफे पे मम्मी का नाम लिखा था। पिछली बार तो लिफाफे पर भी उसका नाम था। अंदर भी 2 कागज़ निकले। एक मम्मी खुद पढ़ने लगी, दूसरा उसे पकड़ा दिया। तो क्या मम्मी के पास भी पापा की चिट्ठी आई है? मम्मी पापा क्या दोस्ती करने वाले हैं? उसने अपनी चिट्ठी पढ़ ली और फिर मम्मी की ओर ध्यान से देखने लगा। मम्मी क्या खुश नजर आ रही हैं? कहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही चुप बैठी हैं, मानो पापा की कोई चिट्ठी ही नहीं आई हो। एक बार उसने चिट्ठी पढ़ने तक के लिए नहीं मांगी। पिछली बार तो केवल उसी के पास चिट्ठी आई थी और उसे पढ़कर ही मम्मी कितनी प्रसन्न हुई थी। पापा के पास भेजने से पहले उसे अपनी बाहों में भरकर इतना प्यार किया था, इतना प्यार किया था, मानो वह कहीं भागा जा रहा हो। और जब वह लौट कर आया था तो मम्मी उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। और क्या कहा कि मारे परेशान कर दिया था। मम्मी से छिपकर उसने मम्मी वाला पत्र उठाकर देखा। घसीटी हुई अंग्रेजी की 4-6 लाइनें थीं। वह कुछ भी नहीं समझ सका। उसका पत्र हिंदी में था और बड़े बड़े साफ अक्षरों में। परसों रात को जब वह सोया तो बराबर उम्मीद कर रहा था कि मम्मी जरूर पहले की तरह प्यार करेंगी, कुछ कहेंगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पूछा, तू जाएगा पापा के पास? ये भी कोई पूछने की बात थी भला? पापा आ रहे हैं और वह जाएगा नहीं। उसके बाद मम्मी बोली नहीं। इस समय मम्मी उदास बिल्कुल नहीं है। मम्मी की उदासी वह खूब पहचानता है। बिना आंसू के भी आंखें कैसे भीगी भीगी हो जाती हैं। अच्छा है, बैठी रहें ऐसे ही। वह तब पापा के पास जाकर खूब घूमेगा, चीज़ें खरीदेगा। हाँ, नहीं तो वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है और मन ही मन कहीं उन चीज़ों की लिस्ट तैर रही है
जो उसे मांगनी है। कैरम बोर्ड जरूर लेगा, एक व्यू मास्टर भी। दूध दलिया खा लो। फूफी अलग से ही अपना मुंह फुलाए घूम रही हैं। पिछली बार भी पापा आए थे तो ऐसे ही भन्ना रही थी, जैसे इसकी भी पापा से लड़ाई हो। मैं नहीं खाता दूध दलिया, बस रोज सड़ा सा दूध दलिया बनाकर रख देती है। बंटी, क्या बात है? कैसी सख्त आवाज में बोल रही हैं मम्मी। बंटी भीतर ही भीतर सहम गया, धीरे से बोला, हमें अच्छा नहीं लगता दूध दलिया। क्यों? दूध दलिया तो तुझे खूब पसंद है, एक दिन भी न बने तो शोर मचा देता है। आज ही क्या बात हो गई? पसंद है तो रोज रोज वही खाओ, एक ही चीज बस। मैं नहीं खाता। देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद्द उड़वा सबके बीच मेरी। कैसे बोल रही है मम्मी? इसमें भद्द उड़वाने की क्या बात हो गई? वह नहीं खाएगा दूध दलिया, बिना नाश्ता किए ही चला जाएगा। वह मेज से उठ गया तो मम्मी ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ और बना दो ना कहे उसको क्या जाता है। हीरालाल को कल ही कह दिया था कि ठीक 9 बजे आ जाना। 9:30 बज रहे हैं पर उसका पता नहीं। बंटी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देख लेता है। मम्मी किताब लेकर ऐसे बैठ गई हैं जैसे समय का उन्हें कुछ होश ही नहीं हो। वो बताए कि 9:30 बज गए, पर क्या फ़ायदा, अभी कह देंगी, अभी आता होगा। वह सब समझता है, अब उतना बुद्धू नहीं है। मम्मी को शायद अच्छा नहीं लग रहा है कि बंटी पापा के पास जा रहा है। पर क्यों नहीं लग रहा है? उसकी तो पापा से लड़ाई नहीं है, पर ऐसा होता है शायद। एक बार फिर क्लास में विभू से उसकी लड़ाई हो गई थी। उसने अपने सब दोस्तों की विभू से कुट्टी नहीं करवाई दी थी। शायद मम्मी भी चाहती हैं कि वह भी पापा से कुट्टी कर ले। तो मम्मी उससे कहती, अच्छा मान लो मम्मी उससे कहती तो वो कुट्टी कर लेता, और उसके मन में न जाने कितनी चीज़ें तैर गईं। कैरम बोर्ड, व्यू मास्टर, मैकेनो, ग्लोब। तभी हीरालाल की छोटी लड़की आई। बापू को ताप चढ़ाया है, वे नहीं आ सकेंगे। क्या हो गया? मम्मी की आवाज़ में जरा भी परेशानी नहीं है। हाँ, उनका क्या बिगड़ता है? वे तो चाहती ही हैं कि मैं ना जाऊं। मैं ज़रूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत जोर का ताप चढ़ा है सीत देकर। वे तो गूदड़े ओढ़ के परे हैं, मुझे इत्तला देने को भेजा है। और वह चली गई। अब बंटी को रोने रोने को ही हो आया। मम्मी एक क्षण चुप रही, फिर फूफी को बुलाकर कहा तो फूफी अलग मिजाज दिखाने लगी। बहू जी, मैं नहीं जाऊंगी वहां। क्यों? बस तुम ही मुझे छोड़ के आओगी। बंटी फूफी का हाथ पकड़ के झूल आया। जल्दी चलो, अभी चलो। छोड़ आओ फूफी, वरना कौन ले जाएगा। कैसी ठंडी ठंडी आवाज़ में बोल रही हैं, जैसे कहना है इसलिए कह रही हैं, बस ले जाए ना ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फूफी एकदम बिफर पड़ी। कोई नहीं है ले जाने वाला तो मैं नहीं जाएगा। मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाएंगे। इस घर में आ जाने से तो कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप जो चाहे सजा दे लो बहू जी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मुझसे तो आप जानो। और बड़बड़ाती हुई फूफी चली गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी का अपना काम होता तो कैसे बिगड़ती। अब फूफी को कहो ना कि बिगड़ती जा रही है, ढीठ होती जा रही है, बस डांटने के लिए मैं ही हूँ। ठीक है, कोई मत ले जाओ मुझे। और बंटी एकदम वहीं पसर कर रोने लगा। रो क्यों रहा है? यह भी कोई रोने की बात है भला? ठहर जा, कॉलेज के माली को बुलवाती हूँ। मम्मी माली को समझा रही हैं। देखो
कह देना कि 8 बजे तुम लेने आओगे, इसलिए कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी हो, 8 बजे तक सर्किट हाउस पहुँच जाएं। तू भी कह देना रे, 8 से देर ना करो, समझे? कैसी सख्त सख्त आवाज में बोल रही हैं, एकदम प्रिंसिपल की तरह। रास्ते में भी बंटी सोचता गया कि बहुत सारी बातें हैं जो वह पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछी नहीं जाती। कभी शुरू भी करता है तो या तो मम्मी उदास हो जाती है या सख्त। उदास मम्मी बंटी को दुखी करती हैं और सख्त मम्मी उसे डराती हैं। और इधर तो मम्मी को पता नहीं क्या कुछ होता जा रहा है। पापा पास लेटी मम्मी भी उसे बहुत दूर लगती हैं। उसके और मम्मी के बीच में जरूर कोई रहता है, शायद वकील चाचा की कही हुई कोई बात, शायद कोई गड़बड़ी। उसे कोई कुछ नहीं बताता, वह अपने आप समझे भी क्या। मम्मी की बात तो पापा से भी नहीं पूछी जा सकती है, पर एक बात वह जरूर पूछेगा कि क्या तलाक वाली कुट्टी में भी अब्बा नहीं हो सकती। अगर पापा भी साथ रहने लगे तो कितना मजा आ जाए। पर ऐसी बात पूछने पर पापा ने डांट दिया तो पापा बाहर ही मिल गए। बंटी देखते ही दौड़ गया और पापा ने उठाकर छाती से लगा लिया, बंटी बेटा, और दोनों गालों पर ढेर सारे किस्सू दे दिए। इतनी देर क्यों कर दी? हम तो कब से राह देख रहे हैं तुम्हारी। हीरालाल बीमार पड़ गया है, कोई लाने वाला ही नहीं था। माली ने 8 बजने की वाली बात कही तो पापा बड़े लापरवाही से बोले, हाँ ठीक है, आ जाना 8 बजे, और बंटी को लेकर भीतर आ गए। कुछ किताबें, एक मैकेनो और टॉफ़ी का एक डिब्बा बंटी के सामने फैले पड़े हैं। पसंद है सब? मुझे कैरम बोर्ड और व्यू मास्टर चाहिए। बड़े शर्माते हुए बंटी ने कहा, अरे तो तुम हमको लिख भेजते, तुम तो हमें कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार दिलवाएंगे। बंटी का मन हुआ कि यहीं से दिलवा दें, कह दें, पर कहाँ नहीं गया। मम्मी होती तो जिद करके ले लेता। तुम तो इस बार बहुत बड़े हो गए हो। पापा उसे एकटक देख रहे हैं और वह झेंप गया। पापा हैं कि एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे नंबर लाते हो ना? कल हमारे यहाँ इंस्पेक्शन था, मैंने खूब अच्छे जवाब दिए तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे शाबाशी दी और सर ने भी। शाबाश, लो हमने भी शाबाशी दे दी। और पापा ने उसकी पीठ थपथपा दी। और खेल कौन कौन से खेलते हो? ताश, लूडो, कैरम। क्या कहा? ताश, लूडो, कैरम? धत तेरी की, ये भी कोई खेल हुए? लड़कियों के क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, कबड्डी खेलो, लड़कों वाले खेल खेलो, घर से बाहर निकलकर भागने दौड़ने वाले। अच्छा पेड़ पे चढ़ सकते हो? नहीं, मम्मी डांटती है, कहती है गिर जाएगा। तैरना सीखा? तैरने की कोई जगह है? पता नहीं। साइकिल चलाना आता है? छोटी 2 पहिए वाली? मम्मी कहती है जब 10 साल का हो जाऊंगा तब दिलवाएंगी। दोस्त कितने हैं? टीटू। कौन है टीटू? घर के पास रहता है, हमारे स्कूल में पढ़ता है, पर मुझसे 1 क्लास आगे है। और कुन्नी है। कुन्नी कौन? शर्मा साहब की लड़की है, मेरी दोस्त। उसका घर भी उधर ही है। हमारे घर के पीछे चलिए, फिर इधर को मुड़िए, फिर थोड़ा सा चलिए, बस उसका घर आ जाता है। इतनी अच्छी तरह समझाया, फिर भी पापा हंस रहे हैं। और कौन दोस्त हैं? कोई नहीं। बस कुल 2 दोस्त? नहीं, स्कूल में बहुत सारे हैं, पर उनके घर तो दूर दूर हैं। तुम्हारा मन कैसे लगता है सारे दिन? बच्चों को तो खूब दोस्तों के साथ रहना चाहिए, खूब खेलना चाहिए। लग जाता है। मम्मी खूब कहानियाँ सुनाती हैं, खूब ताश भी खेलती हैं, फिर मैं किताबें पढ़ता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, खूब सारी पेंटिंग बना रखी है मैंने, अच्छी अच्छी। तो मम्मी ने कमरे में लगा दी।